इतिहास यानी वो किताब जिसके पन्नों पर इंसानी सभ्यता की हर कहानी, हर जीत, हर हार और हर किरदार का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। दुनिया के इतिहास में हजारों लाखों लोगों के नाम लिखे गए हैं, सिकंदर से लेकर सीजर तक, आइंस्टाइन से लेकर गांधी तक। इन सभी के बारे में हम जानते हैं, पढ़ते हैं और उनकी कहानियों से सीखते हैं। लेकिन इतिहास की इस मोटी किताब के कुछ पन्ने ऐसे भी हैं जिन पर लिखे नाम आज भी एक पहेली बने हुए हैं। कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके बारे में लिखने के बाद भी दुनिया कंफ्यूज हो गई। ये वो लोग थे जिनकी जिंदगियां रहस्यों के ऐसे धुंधले पर्दे में लिपटी हुई हैं जिसे आज तक कोई नहीं उठा पाया। इनकी कहानियां किसी कल्पना से भी ज्यादा अजीब और अविश्वसनीय हैं। आज हम आपको इतिहास के उन्हीं धुंधले पन्नों में ले चलेंगे जहां हम मिलेंगे 5 ऐसे रहस्यमयी लोगों से जिनकी कहानियां सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कौन थे, कहां से आए थे और इनका अंत कैसे हुआ? ये सवाल आज भी हवा में तैर रहे हैं। इनकी जिंदगियां विज्ञान, तर्क और हमारी समझ से परे हैं। ये वो किरदार हैं जो इतिहास में अमर तो हो गए, लेकिन एक अनसुलझी पहेली बनकर। इनकी कहानियां हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या सचमुच इस दुनिया में कुछ भी मुमकिन है? तो मेरे साथ इस रहस्यमयी सफर पर चलने के लिए तैयार हो जाइए। हम परत दर परत इन किरदारों के रहस्यों को खोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहेंगे। आपकी मोहब्बत ही हमारी ताकत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसके पास एक नहीं बल्कि 2 चेहरे हों। एक चेहरा जो दुनिया को देखता है और दूसरा जो सिर्फ अंधेरे में फुसफुसाता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि 19वीं सदी के इंग्लैंड की एक हकीकत है जिसका नाम था एडवर्ड मॉडरेक। एडवर्ड एक बेहद टैलेंटेड और बुद्धिमान नौजवान था जिसका ताल्लुक एक ऊंचे घराने से था। वो संगीत में माहिर था, उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, लेकिन उसकी जिंदगी एक अभिशाप से घिरी हुई थी। उसके सिर के पिछले हिस्से पर एक और चेहरा था, एक ऐसा चेहरा जो कभी खाता नहीं था, कभी बोलता नहीं था, लेकिन जिसकी आंखें हमेशा खुली रहती थीं। ये दूसरा चेहरा, जिसे एडवर्ड शैतानी जुड़वांव कहता था, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द था। दिन के उजाले में जब एडवर्ड लोगों से मिलता, मुस्कुराता, तो वो दूसरा चेहरा खामोश रहता। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा छाता, वो चेहरा अपनी हरकतें शुरू कर देता। एडवर्ड का कहना था कि वो चेहरा रात भर उससे बातें करता है, ऐसी बातें जो किसी नरक से आती हों। वो उसे अजीब अजीब चीजें करने के लिए उकसाता, उसे ताने मारता और उसकी रातों की नींद हराम कर देता था। एडवर्ड डॉक्टरों से मिन्नतें करता रहा, इस शैतान को मेरे सिर से निकाल दो, भले ही मेरी जान चली जाए। डॉक्टर भी हैरान थे। मेडिकल इतिहास में ऐसा केस उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वो चेहरा हंसता था जब एडवर्ड रोता था और उसकी आंखों में एक अजीब सी शैतानी चमक होती थी जब एडवर्ड दर्द में होता। ये चेहरा सिर्फ एक मांस का टुकड़ा नहीं था, उसमें भावनाएं थीं, उसमें एक पर्सनैलिटी थी, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो एडवर्ड की दुश्मन थी। ये एक ऐसा परजीवी था जो सिर्फ एडवर्ड के शरीर पर नहीं बल्कि उसकी आत्मा पर भी कब्जा कर चुका था। कहते हैं कि उस चेहरे की फुसफुसाहट इतनी भयानक होती थी कि एडवर्ड ने खुद को दुनिया से अलग थलग कर लिया था। वो किसी से मिलता नहीं था, कहीं आता जाता नहीं था, उसका घर ही उसकी कज़ैद बन गया था। वो अक्सर कहता था, मैं कैसे सो सकता हूं जब वो रात भर मुझे नरक की कहानियां सुनाता है। उसकी जिंदगी एक जीते जीते जहन्नुम बन गई थी। वो चेहरा उसकी हर खुशी, हर सुकून का दुश्मन बन बैठा था। उस दौर के मेडिकल साइंस के पास इस हालत का कोई जवाब नहीं था। आज इसे क्रेनियोपैगस पैरासिटिकस नाम की एक बेहद रेयर कंडीशन माना जाता है, जिसमें एक अविकसित जुड़वांव शरीर के किसी हिस्से से जुड़ा रह जाता है। लेकिन एडवर्ड के केस में ये सिर्फ एक शारीरिक विकृति नहीं थी, ये एक मानसिक टॉर्चर था। वो चेहरा सिर्फ दिखता नहीं था, वो सोचता था, महसूस करता था और नफरत करता था। एडवर्ड की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो उस शैतानी फुसफुसाहट से इतना तंग आ चुका था कि उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। मात्र 23 साल की उम्र में उस प्रतिभाशाली नौजवान ने आत्महत्या कर ली।
उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा जिसमें उसकी आखिरी ख्वाहिश लिखी थी। उसने लिखा था कि मरने के बाद उसके उस शैतानी चेहरे को नष्ट कर दिया जाए ताकि वो कब्र में भी उसके साथ न रह सके। उसकी मौत ने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के सामने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या वो दूसरा चेहरा सच में कॉन्शियस था? क्या उसकी अपनी एक अलग पहचान थी, या ये सब एडवर्ड के मानसिक रोग का नतीजा था? कुछ लोग तो यहां तक मानते हैं कि वो कोई डिमोनिक प्रेजेंस थी, कोई आत्मा थी जो एडवर्ड के शरीर पर कब्जा करके बैठ गई थी। एडवर्ड की कहानी आज भी मेडिकल साइंस और पैरानॉर्मल रिसर्चर्स के लिए एक फैसिनेटिंग केस स्टडी है। उसकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि इंसानी शरीर अपने आप में एक रहस्य है। शरीर और आत्मा का रिश्ता कितना गहरा और कितना जटिल हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आज भी जब एडवर्ड मॉड्रिक का जिक्र होता है तो एक सिहरन सी दौड़ जाती है। उसकी कहानी एक ट्रैजिक टेल है, एक ऐसे इंसान की कहानी जो दो शरीरों में नहीं बल्कि एक शरीर में दो आत्माओं के साथ जीने को मजबूर था। एक वो खुद और दूसरा वो शैतान जो उसके सिर के पीछे रहता था और जिसने आखिर में उसकी जान ले ली। इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सुनने में मजाक लगती हैं, लेकिन होती हैं 100% सच। ऐसी ही एक अविश्वसनीय कहानी है 18वीं सदी के फ्रांस के एक सिपाही की, जिसका नाम था टारारे। टारारे कोई आम इंसान नहीं था, वो एक चलता फिरता अजूबा था, एक ऐसी पहेली जिसे विज्ञान आज तक नहीं सुलझा पाया। उसकी खासियत थी उसकी भूख, एक ऐसी भूख जो कभी मिटती नहीं थी, एक ऐसी भूख जो उसे कुछ भी खाने पर मजबूर कर देती थी। टारारे का जन्म 1772 के आसपास फ्रांस के एक गांव में हुआ था। बचपन से ही उसकी भूख असामान्य थी। वो अपने माँ बाप के हिस्से का खाना भी खा जाता था और फिर भी भूखा रहता था। जब वो जवान हुआ तो उसकी भूख एक राक्षस का रूप ले चुकी थी। वो एक दिन में इतना खाना खा सकता था जितना एक आम इंसान हफ्तों में खाता है। उसके माँ बाप उसे और नहीं पाल सकते थे, लिहाजा उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद टारारे चोरों और भिखारियों की एक टोली में शामिल हो गया। यहां से उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। वो गलियों में, बाजारों में तमाशा दिखाने लगा। वो लोगों के सामने पत्थर, कॉर्क, जिंदा जानवर और यहां तक कि पूरी सेब की टोकरी एक बार में निगल जाता था। उसकी ये हरकतें देखकर लोग हैरान रह जाते और उसे पैसे देते। उसका शरीर अजीब था, जब वो भूखा होता तो उसका पेट अंदर धंस जाता और खाने के बाद गुब्बारे की तरह फूल जाता। उसकी इस अनोखी काबिलियत की खबर जल्द ही फ्रांसीसी सेना तक पहुंची। फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी आर्मी ने सोचा कि टारारे उनके काम आ सकता है। उन्होंने उसे एक जासूस के तौर पर भर्ती कर लिया। उनका प्लान था कि टारारे लकड़ी के एक छोटे से डिब्बे में गुप्त दस्तावेज निगल लेगा, दुश्मन की सीमा पार करेगा और फिर शौच के जरिए उस डिब्बे को बाहर निकालकर दस्तावेज पहुंचा देगा। यह प्लान सुनने में जितना अजीब था उतना ही खतरनाक भी। टारारे को उसका पहला मिशन दिया गया। उसने दस्तावेज वाला डिब्बा निगल लिया और प्रशिया की तरफ रवाना हो गया, लेकिन उसकी अजीब हरकतों और जर्मन भाषा न जानने की वजह से वो जल्द ही पकड़ लिया गया। दुश्मनों ने उसे खूब पीटा, ये जानने के लिए कि वो क्या राज छिपा रहा है। आखिरकार टारारे टूट गया और उसने सब कुछ कबूल कर लिया। जब उसने शौच के जरिए वो डिब्बा बाहर निकाला तो दुश्मनों को उस पर तरस भी आया और घिन भी। उन्होंने उसे नकली फांसी से डराया और फिर उसे वापस फ्रांसीसी खेमे में भेज दिया। इस नाकाम मिशन के बाद टारारे ने सेना से गुहार लगाई कि उसे इस बीमारी से छुटकारा दिलाया जाए। वो अपनी इस राक्षसी भूख से छुटकारा पाना चाहता था। मिलिट्री हॉस्पिटल के डॉक्टर पर्सी ने उस पर कई प्रयोग किए। उन्होंने उसे अफीम, शराब और हर तरह की दवाइयां दी, लेकिन टारारे की भूख पर कोई असर नहीं हुआ। उसकी हालत और बिगड़ती गई। वो अस्पताल से भागकर कसाईयों की दुकानों के बाहर फेंके गए कचरे खाने लगा, नालियों का पानी पीने लगा और यहां तक कि मुर्दा घरों से लाशें चुराकर खाने की कोशिश करने लगा। अस्पताल में हड़कंप मच गया, मरीज डरने लगे। लेकिन हद तो तब हो गई जब अस्पताल से एक 14 महीने का बच्चा रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। शक की सुई सीधी टारारे पर गई। हालांकि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन डॉक्टर पर्सी और बाकी स्टाफ को यकीन था कि यह काम उसी का है। इस घटना के बाद टारारे को अस्पताल से निकाल दिया गया। अगले 4 साल तक टारारे कहां रहा, क्या करता रहा, यह एक रहस्य है। फिर 1798 में वो वर्साय के एक अस्पताल में बेहद कमजोरी की हालत में मिला। उसे एडवांस्ड टीबी हो चुका था। कुछ ही हफ्तों में उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद जब डॉक्टरों ने उसका पोस्टमार्टम किया तो वो अंदर का मंजर देखकर
दंग रह गए। उसका पेट इतना बड़ा था कि वो पूरे पेट की गुहा को घेरे हुए था। उसका लीवर और गॉल ब्लैडर भी असामान्य रूप से बड़े थे। टारारे की कहानी आज भी मेडिकल साइंस के लिए एक रहस्य है। क्या उसे पॉलीफेजिया नाम की बीमारी थी, या हाइपरथायरॉयडिज्म, या उसके दिमाग में एमिगडाला डैमेज था जो भूख को कंट्रोल करता है? कोई नहीं जानता। वो एक ऐसा इंसान था जिसका शरीर प्रकृति के नियमों को चुनौती देता था। उसकी भूख एक अभिशाप थी, एक ऐसी आग जो उसे अंदर ही अंदर जला रही थी और जिसने आखिर में उसे भस्म कर दिया। उसकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि इंसानी शरीर की सीमाएं क्या हैं। क्या हमारी भूख सिर्फ एक शारीरिक जरूरत है, या इसका हमारे मनोविज्ञान से भी कोई गहरा नाता है? टारारे की जिंदगी एक दुखद कहानी है, एक ऐसे इंसान की जो अपनी ही भूख का गुलाम बनकर रह गया। वो इतिहास का वो किरदार है जिसे लोग शायद ही याद रखना चाहें, लेकिन भुला पाना भी नामुमकिन है। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो 30 साल तक हर रोज बिना रुके एक ही रास्ते पर चलता रहा। सर्दी हो, गर्मी हो या बर्फबारी, उसका सफर कभी नहीं रुका। वो किसी से बात नहीं करता था, किसी से कुछ मांगता नहीं था, और उसकी पहचान हमेशा एक रहस्य बनी रही। 19वीं सदी के अमेरिका में लोग उसे द लेदर मैन के नाम से जानते थे। उसकी कहानी अनुशासन, रहस्य और खामोशी की एक टाइमलेस सागा है। ये कहानी शुरू होती है 1883 के आसपास कनेक्टिकट और न्यूयॉर्क के इलाके में। लोगों ने एक अजीब आदमी को देखना शुरू किया जो सिर से पांव तक भारी चमड़े के कपड़ों में लिपटा रहता था। उसके कपड़े हैंड स्टिच्ड थे और उनका वजन 60 पाउंड यानी करीब 27 किलो था। वो कनेक्टिकट रिवर और हडसन रिवर के बीच बसे कस्बों से गुजरता था, एक 365 मील यानी करीब 527 किलोमीटर लंबे सर्किट पर। उसका रूटीन घड़ी की सुई की तरह एकदम प्रिसाइज था। वो हर 34 से 36 दिनों में एक कस्बे में वापस पहुंचता था। लोग अपनी घड़ियां उसके आने जाने से मिला सकते थे। वो कहां से आया था, उसका नाम क्या था, वो ये सफर क्यों कर रहा था, ये कोई नहीं जानता था। वो फ्रेंच बोलता था, लेकिन बहुत कम। ज्यादातर वो इशारों में या टूटे फूटे अंग्रेजी के शब्दों में बात करता। लेदरमैन लोगों से खाना लेता था, लेकिन कभी भीख नहीं मांगता था। वो घरों के दरवाजों पर रुकता और लोग उसे खाना दे देते। वो हमेशा पोलाइट रहता, खाना लेकर शुक्रिया अदा करता और आगे बढ़ जाता। वो कभी किसी के घर के अंदर नहीं गया, हमेशा बाहर बरामदे में ही बैठकर खाता था। रातें वो जंगलों में बनी गुफाओं या रॉक शेल्टर्स में गुजारता था, जहां वो आग जलाकर खुद को गर्म रखता था। उसका जीवन डिसिप्लिन का एक जीता जागता उदाहरण था। 30 साल के लंबे सफर में उसने कभी अपना रास्ता नहीं बदला, कभी अपना रूटीन नहीं तोड़ा। 1888 की महान बर्फबारी जिसने पूरे नॉर्थ ईस्ट अमेरिका को थाम दिया था, वो भी उसे रोक नहीं पाई। जब सब कुछ बर्फ में दब गया था, तब भी लेदरमैन अपने रास्ते पर चलता रहा, जैसे उसे मौसम की कोई परवाह ही न हो। लोग उससे फैसिनेटेड थे। वो बच्चों में बहुत पॉपुलर था। बच्चे उसका इंतजार करते और वो उन्हें देखकर मुस्कुराता। अखबारों में उसके बारे में कहानियां छपने लगी। कनेक्टिकट की सरकार ने एक बार उसे अरेस्ट भी कर लिया था, ये सोचकर कि वो एक आवारा है। लेकिन जांच में पता चला कि वो परफेक्टली सेन था और उसके पास पैसे भी थे। उसे रिस्पेक्ट के साथ छोड़ दिया गया और एक कानून पास किया गया कि लेदरमैन को कोई परेशान नहीं करेगा। उसके बारे में कई थ्योरीज बनी। कुछ कहते थे कि वो फ्रांस का एक अमीर व्यापारी था जिसका नाम जूल्स बुर्गले था। उसने अपनी प्रेमिका के पिता की लेदर बिजनेस में सारा पैसा डुबो दिया था और इसी गिल्ट में उसने ये जिंदगी अपना ली। ये कहानी बहुत पॉपुलर हुई, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत कभी नहीं मिला। लेदरमैन की पहचान हमेशा एक पर्दे के पीछे छुपी रही। मार्च 1889 में लेदरमैन अपनी एक गुफा के पास मृत पाया गया। उसकी मौत माउथ कैंसर से हुई थी, शायद तंबाकू चबाने की आदत की वजह से। उसे स्पार्टा सेमेट्री, ऑसनिंग, न्यूयॉर्क में दफनाया गया। उसकी कब्र पर लिखा था द लेदरमैन। उसकी मौत के बाद उसकी गुफाओं से उसके चमड़े के औजार, एक छोटी सी फ्रांसीसी प्रेयर बुक और कुछ अदर पर्सनल आइटम्स मिले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे उसकी असली पहचान पता चल सके। आज भी लेदरमैन की कहानी कनेक्टिकट और न्यूयॉर्क के फोकलोर का एक अहम हिस्सा है।
उसका चलने का रास्ता लेदरमैन्स लूप के नाम से जाना जाता है और लोग आज भी उन गुफाओं को देखने जाते हैं जहां वो रहता था। उसकी कहानी हमें डिसिप्लिन, सॉलिट्यूड और ह्यूमन विल की ताकत के बारे में सिखाती है। वो कौन था ये शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन उसकी खामोश यात्रा, उसका अनवेवरिंग रिजॉल्व और उसका रहस्यमयी व्यक्तित्व उसे इतिहास के सबसे इंट्रीगिंग कैरेक्टर्स में से एक बनाता है। वो एक चलता फिरता एनिग्मा था, एक ऐसा इंसान जो दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से डिटैच था और जिसने अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिया, खामोशी से और बिना किसी शिकायत के। सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जो 2000 साल से जिंदा हो, एक ऐसा इंसान जिसने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ते देखा हो, जो क्लियोपाट्रा से मिला हो और जिसने फ्रांस की क्रांति को अपनी आंखों से देखा हो। ये कहानी है काउंट ऑफ सेंट जर्मेन की, इतिहास के सबसे रहस्यमयी और कंट्रोवर्शियल शख्सियतों में से एक, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अमृता का रहस्य खोज लिया था। काउंट ऑफ सेंट जर्मन 18वीं सदी के यूरोप में अचानक प्रकट हुआ। वो कहां से आया, उसका असल नाम क्या था, उसकी उम्र कितनी थी, ये कोई नहीं जानता था। वो एक बेहद चार्मिंग, पढ़ा लिखा और अमीर नोबलमैन था। वो दर्जनों भाषाएं बोल सकता था, वायलिन बजाने में माहिर था और वो एक ब्रिलियंट एल्केमिस्ट भी था। वो दावा करता था कि उसने एलिक्सर ऑफ लाइफ यानी जीवन अमृत बना लिया है, जो उसे हमेशा जवान रखता है। उसकी बातों पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक अजीब सी कशिश थी। वो यूरोप के शाही दरबारों में एक सेलिब्रिटी बन गया। फ्रांस के किंग लुई पादर और उनकी मिस्ट्रेस मडाम द पोम्पादूर उससे बहुत प्रभावित थे। काउंट उन्हें इतिहास की ऐसी ऐसी बातें बताता था जैसे उसने खुद उन्हें देखा हो। वो कहता था कि वो छोटे छोटे हीरों को मिलाकर एक बड़ा हीरा बना सकता है और हीरों के फ्लॉज भी हटा सकता है। उसकी उम्र एक बहुत बड़ा रहस्य थी। 40-50 साल के पीरियड में जितने भी लोगों ने उसे देखा, सबने यही कहा कि वो हमेशा 40-45 साल का ही दिखता था, उसकी उम्र बढ़ती ही नहीं थी। कंपोजर रमो की एक एल्डरली कंपेनियन ने दावा किया कि उसने काउंट को 1710 में वेनिस में देखा था और तब भी वो वैसा ही दिख रहा था जैसा 50 साल बाद पेरिस में दिख रहा था। काउंट खुद अपनी उत्पत्ति के बारे में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टोरीज सुनाता था। कभी कहता कि वो ट्रांसिल्वेनिया के प्रिंस फ्रांसिस डू राकोची का बेटा है, तो कभी किसी और शाही परिवार से अपना नाता जोड़ता। उसकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी एक रहस्य थीं। वो बेहद लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीता था, लेकिन उसका इनकम सोर्स क्या था ये किसी को नहीं पता था। वोल्टेयर, द फेमस फिलोसोफर, ने उसे द वंडर मैन कहा। उसने लिखा, वो एक ऐसा आदमी है जो कभी मरता नहीं और जो सब कुछ जानता है, लेकिन हर कोई उसका प्रशंसक नहीं था। जाकोमो कासानोवा, द फेमस एडवेंचरर, उसे एक शार्लेटन, एक धोखेबाज मानता था। कैसानोवा ने लिखा कि काउंट क्लेवर ट्रिक्स और केमिकल नॉलेज का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बनाता है। काउंट की गतिविधियां सिर्फ एल्केमी और सोशल गैदरिंग्स तक ही सीमित नहीं थी। वो एक सीक्रेट एजेंट के तौर पर भी काम करता था। वो किंग लुइस सी स्फाट्स लीजर सिंसियर साउदेनास ट्रैकोइगैट्स इन वर्ड्स अंसोनिंस्की सीक्रेट डिप्लोमेटिक मिशंस पर गया। उसकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतनी बढ़ गई थी कि फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर ड्यूक de Choiseul उससे जलने लगे और उसे फ्रांस से निकलवाने की साजिश रचने लगे। 1784 में जर्मनी के प्रिंस चार्ल्स ऑफ हेसे कासल के कासल में काउंट की मौत की खबर आई। उसे निमोनिया हुआ था, लेकिन उसकी मौत भी उतनी ही रहस्यमयी थी जितना उसका जीवन। उसकी कोई कब्र नहीं है, कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं है। उसकी मौत के बाद भी लोगों ने उसे देखने का दावा किया। 1785 में उसे अपने दोस्त एंटन मेस्मर के साथ देखा गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कॉम्टेस द देमार ने लिखा कि उसने क्रांति के दौरान कई बार काउंट से मुलाकात की, जिसने उसे आने वाले आतंक के बारे में चेतावनी दी थी। 19वीं और 20वीं सदी में भी उसे देखे जाने के दावे किए जाते रहे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडर मडाम ब्लवात्स्की ने दावा किया कि काउंट उन मास्टर्स ऑफ एंशिएंट विजडम में से एक है जो मानवता का मार्गदर्शन करते हैं। नेपोलियन III ने एक कमीशन बनाया टू इन्वेस्टिगेट हिज लाइफ, लेकिन वो भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। क्या काउंट ऑफ सेंट जर्मन सच में अमर था? क्या उसने एल्केमी से जीवन अमृत बना लिया था, या वो सिर्फ एक ब्रिलियंट कनमैन था जो अपनी इंटेलिजेंस और चार्म से यूरोप के हाई सोसाइटी को विविच कर रहा था? ये सवाल आज भी अनआंसर्ड हैं। वो इतिहास का एक फैंटम है, एक ऐसा साया जो टाइम के कॉरिडोर्स में घूमता रहा और जिसकी असली कहानी शायद हमेशा के लिए एक रहस्य ही रहेगी।
कल्पना कीजिए एक ऐसी किताब की जिसमें सैकड़ों पन्ने हों, जो खूबसूरत लिखावट और अजीबोगरीब चित्रों से भरी हो, लेकिन उस किताब का एक भी शब्द, एक भी अक्षर आज तक कोई समझ नहीं पाया। ये दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताब है, द वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट। एक ऐसी पहेली जिसे दुनिया के बेस्ट क्रिप्टोग्राफर्स, हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट्स 600 साल से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब नाकाम रहे हैं। ये मैन्यूस्क्रिप्ट यानी हस्तलिखित किताब 15वीं सदी की बताई जाती है। इसका नाम पोलिश बुक डीलर विल्फ्रेड वॉयनिच के नाम पर पड़ा, जिन्होंने इसे 1912 में इटली के एक जेजुइट कॉलेज से खरीदा था। जब वॉयनिच ने इस किताब को खोला तो वो हैरान रह गए। इसके पन्ने वेलम यानी जानवर की खाल से बने कागज के थे और उन पर एक अननोन स्क्रिप्ट में कुछ लिखा हुआ था। साथ ही हर पन्ने पर हाथ से बने हुए रंगीन चित्र थे। ये चित्र भी उतने ही अजीब थे जितनी कि इसकी लिखावट। किताब को मोटे तौर पर 6 सेक्शंस में बांटा जा सकता है। पहले सेक्शन में अजीब प्लांट्स और फ्लावर्स के चित्र हैं, ऐसे पौधे जो धरती पर कहीं नहीं पाए जाते। दूसरा सेक्शन एस्ट्रोनॉमिकल और एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स से भरा है, जिसमें सूरज, चांद और तारों के अजीबोगरीब डायग्राम्स बने हुए हैं, जिनमें नेकेड विमेन बनी हुई हैं। तीसरा सेक्शन, जिसे बॉल्नियोलॉजिकल सेक्शन कहा जाता है, सबसे ज्यादा परप्लेक्सिंग है। इसमें इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स और पूल्स के इंट्रिकेट डायग्राम्स हैं, जिनमें दर्जनों छोटी छोटी नेकेड विमेन नहा रही हैं या किसी स्ट्रेंज लिक्विड में तैर रही हैं। चौथा सेक्शन हर्बल है, जिसमें पौधों के पार्ट्स जैसे जड़ें और पत्तियां दिखाई गई हैं, जिनके साथ रेसिपीज जैसी लगने वाली राइटिंग है। पांचवां सेक्शन फार्मास्यूटिकल है और आखिरी सेक्शन बस कंटिन्यूअस टेक्स्ट है, जिसमें कोई चित्र नहीं है। जब से ये किताब मिली है, इसने दुनिया भर और शभर के स्कॉलर्स को अपनी तरफ खींचा है। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के टॉप कोड ब्रेकर्स, जिन्होंने जर्मन एनिग्मा कोड को तोड़ दिया था, उन्होंने भी इस मैन्यूस्क्रिप्ट पर हाथ आजमाया, लेकिन उन्हें भी हार माननी पड़ी। इसकी भाषा किसी भी नोन लैंग्वेज फैमिली से मैच नहीं करती। इसके अल्फाबेट में 20 से 30 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं, जो किसी और स्क्रिप्ट में नहीं मिलते। इस किताब को लेकर थियरीज की भरमार है। एक थियरी ये है कि ये कोई खोई हुई नेचुरल लैंग्वेज है या परहैप्स एक सीक्रेट कोड। कुछ का मानना है कि ये ग्लोसोलेलिया का केस है, यानी किसी ने स्पिरिचुअल ट्रांस की हालत में इसे लिखा है। एक पॉपुलर थ्योरी ये भी है कि ये एक इलैबोरेट होक्स है, एक धोखा है, जिसे विल्फ्रेड वॉयनिच ने खुद बनाया था ताकि वो इसे ज्यादा दाम में बेच सके। लेकिन मॉडर्न साइंटिफिक एनालिसिस इस होक्स थ्योरी को चैलेंज करता है। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला है कि इसका वेलम 1404 और 1438 के बीच का है। इंक एनालिसिस बताता है कि लिखावट और चित्र उसी दौर के हैं। अगर ये एक धोखा है तो ये 600 साल पुराना धोखा है, जिसे बनाने में अनबिलीवेबल एफर्ट और स्किल लगी होगी। लिंग्विस्ट्स ने इसकी लैंग्वेज स्ट्रक्चर को एनालाइज किया है। इसमें रियल लैंग्वेजेस जैसे स्टैटिस्टिकल पैटर्न्स हैं। कुछ शब्द बार बार आते हैं, कुछ अक्षरों का प्रयोग ज्यादा होता है, जो बताता है कि ये रैंडम स्क्रिबलिंग नहीं है। इसमें एंट्रोपी और वर्ड लेंथ जैसे फीचर्स हैं, जो नेचुरल लैंग्वेजेस में पाए जाते हैं। तो आखिर इस किताब का मतलब क्या है? क्या ये किसी लॉस्ट सिविलाइजेशन का मेडिकल या साइंटिफिक टेक्स्ट है? क्या ये किसी अल्केमिस्ट की सीक्रेट नोटबुक है? या ये किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन का मैसेज है, जैसा कि कुछ फ्रिंज थियोरिस्ट्स मानते हैं? हर सवाल का जवाब एक नए सवाल को जन्म देता है। द वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट आज येल यूनिवर्सिटी की बीनेकर रेयर बुक एंड मैन्यूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी है, जहां ये रिसर्चर्स को चुनौती देती रहती है। ये इंसान की जानने की इच्छा और नॉलेज की लिमिट्स का एक सिंबल है। ये हमें याद दिलाती है कि इतिहास में अभी भी ऐसे रहस्य दफन हैं जिनकी चाबी शायद हमें कभी न मिले। ये एक खामोश किताब है, जिसके पन्ने चिल्ला चिल्ला कर कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाती। तो ये थे इतिहास के 5 सबसे रहस्यमयी लोग, जिनकी कहानियां आज भी हमें हैरान करती हैं। एडवर्ड मॉड्रिक का शैतानी चेहरा, टारारे की कभी न मिटने वाली भूख, लेदरमैन की खामोश यात्रा, काउंट ऑफ सेंट जर्मन का अमर जीवन और वॉयनिक मैन्यूस्क्रिप्ट का अनबूझा रहस्य, ये सब हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपने अतीत के बारे में कितना कम जानते हैं। इतिहास सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों का लेखा जोखा नहीं, बल्कि ये ऐसी अनगिनत पहेलियों का खजाना है जो आज भी सुलझने का इंतजार कर रही है। ये कहानियां तर्क और विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देती हैं और कल्पना के दरवाजे खोल देती हैं। इन किरदारों की जिंदगियां हमें बताती हैं कि सच अक्सर कल्पना से ज्यादा अजीब होता है।
ये लोग इतिहास के पन्नों पर सिर्फ नाम बनकर नहीं रह गए, बल्कि एक प्रश्न चिन्ह बनकर रह गए हैं। एक ऐसा प्रश्न चिन्ह जो हमारी समझ को, हमारे ज्ञान को और हमारी हकीकत की परिभाषा को चैलेंज करता है। इनकी कहानियां हमें हमेशा याद दिलाती रहेंगी कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है, जो रहस्य के धुंध में लिपटा हुआ है और शायद हमेशा लिपटा रहेगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप मानते हैं कि ये लोग सच में रहस्यमयी शक्तियों के मालिक थे, या ये सब सिर्फ किस्से और अफवाहें हैं? एडवर्ड का दूसरा चेहरा क्या सच में शैतानी था? क्या काउंट सच में अमर था? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही रहस्यमय किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी मोहब्बत के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी, एक नए रहस्य के साथ।